कभी बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा हुआ करते थे आनंद मोहन। लेकिन जब कई आपराधिक मामलों के तहत वो जेल गए, उसके बाद उनकी पूरी राजनीति हाशिए पर जाती हुई नजर आई। यह अलग बात है कि उनकी पत्नी लवली आनंद लगातार सक्रिय रहीं, राजनीति में बनी रहीं और आनंद मोहन की राजनीतिक विरासत को संभालती रहीं। और इस दौरान चेतन आनंद, उनके जो बेटे हैं, वो परिपक्व होते चले गए और उन्होंने भी राजनीति में पदार्पण कर लिया। और फिलहाल वो नबीनगर से जो है वो विधायक हैं जेडीयू के टिकट पर। उनकी पत्नी लवली आनंद जो है सीतामढ़ी से जेडीयू के टिकट पर सांसद है। यानी कि एक जो है वो केंद्र की राजनीति कर रही है, एक प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। अब पिछले दिनों जिस तरीके से आनंद मोहन ने अपने बाकी तेवर दिखाए और साफ साफ कहा कि जेडीयू थैले की राजनीति करती है, यही वजह है कि कई योग्य उम्मीदवारों को मंत्रालय में जगह नहीं मिलती। जो थैले पहुंचाते हैं उनको मंत्री पद मिल जाता है। इशारा साफ साफ अपने बेटे की तरफ था कि भाई उनके बेटे को जगह नहीं दी गई, जबकि जगह दी जानी चाहिए थी। सवर्णों को शामिल किया जाना चाहिए था, खास करके राजपूत उम्मीदवार के तौर पर उन्हें आगे लाया जाना चाहिए था। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और चेतन को राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वय समिति में जगह दे दी गई, यानी कि उप मंत्री का दर्जा दे दिया गया। और तब ये लगा कि मामला अब ठंडा हो जाएगा, माहौल शांत हो जाएगा, आनंद मोहन मान जाएंगे, और ऐसा होता नजर आया। लेकिन अचानक एक बयान अब फिर से बिहार की फिजाओं में घूमने लगा है। जिस तरीके से आनंद मोहन ने अब एक बार फिर से जेडीयू, बीजेपी, सबके आला नेताओं पर वार किया है, बगावत दिखाई है, उससे लग रहा है कि अब ये छटपटाहट क्यों? आनंद मोहन आखिर चाहते क्या हैं? उनकी महत्वाकांक्षा है क्या? तो इसी मुद्दे पर बातचीत होगी आज के इस खास पेशकश में। तो इसमें जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। और इस खास पेशकश में, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौर जी। नमस्कार, आपका स्वागत है दीपक जी। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो आखिरकार आनंद मोहन को गुस्सा क्यों आता है? क्या वजह है, क्या महत्वाकांक्षा है उनकी कि हर तरीके से मान मनोबल के बाद भी, उनके बेटे को उपमंत्री का दर्जा दिए जाने के बाद भी फिर नाराज हो जाते हैं, बिल्कुल फूफा बन जाते हैं कि भैया आप हमें कुछ भी कर लो, हम मानेंगे नहीं। तो आखिरकार सोच क्या है भाई? क्या आपको चाहिए? आपकी पत्नी सांसद बन गई हैं, आपका बेटा विधायक है, साथ ही वो उपमंत्री भी बन चुका है। तो दीपक जी, इनको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या महत्वाकांक्षा है, क्या सोच है आनंद मोहन की? देखिए सुरजीत जी, आनंद मोहन की सोच क्या है, ये तो खैर अभी बहुत थोड़ा सा सालगर्भित सत्य होगा जो अभी निकल कर थोड़े समय बाद सामने आएगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि बेटे को मंत्री पर पहले बात हुई थी, उसमें डैमेज हुआ और कहीं ना कहीं इनका ये दिल्ली धड़ेस के साथ इनका जो टकराव था। देखिए, अपने हर बयान में इन्होंने ललन सिंह को निशाने पर इसीलिए रखा है क्योंकि ललन सिंह दिल्ली धड़े के एक शीर्ष नेता कहलाए जाते हैं। संजय झा भी उसी तरह से कहलाए जाते हैं। जबकि जो बिहार की एक लॉबी थी जेडीयू की, वो लॉबी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत को सामने लाकर एज ए सीएम प्रोजेक्ट करके और उनके पीछे खेल खेलना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और जिस तरह से सियासी दांवपेच पिछले दिनों लगे और जिस तरह से निशांत को कैबिनेट में तो रखा गया लेकिन उन्हें दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय। अब निशांत के पीछे जो उनको बैकअप करने वाले लोग थे, उनकी जो एक सो कॉल्ड टीम कही जा रही थी कि उस टीम में इनके पुत्र चेतन आनंद भी थे और ऐसे कुछ कयास थे कि शायद उन्हें एक अच्छा मंत्री पद मिलेगा जिसमें बैठकर ये अपनी आगे सियासत को बढ़ा सकेंगे। लेकिन देखिए, उनको पहले तो कैबिनेट में ही जगह नहीं मिली चेतन आनंद को, उनके पुत्र को, जिनकी प्रबल कहा जा रहा था कि अगर निशांत एक अहम भूमिका में सरकार में आते हैं तो चेतन को एक अहम, मतलब जो इनकी टीम के लोग थे, इनको एक अहम रोल भी मिलेगा। ये उससे गए। अब वहां से जाने के बाद ये जीत हुई अप्रत्यक्ष तौर पे दिल्ली धड़े की, यानी ललन सिंह टीम की। अपने हर स्टेटमेंट में, चाहे वो थैली लेकर मंत्री पद बांटने वाली बात हो या और जो बयान हो, उसमें ललन सिंह कहीं ना कहीं केंद्र में है।
आनंद मोहन ने ये तक कह दिया कि कुछ बीजेपी के एजेंट टाइप लोग हो गए हैं जो जदयू का नाश करने पे लगे। वो किसकी तरफ इशारा जी। कर रहे थे? सियासी गलियारों में वो बात बहुत आम हो गई है कि वो डायरेक्ट जो निशाना साध रहे हैं वो ललन सिंह पे साध रहे हैं। और एक बार फिर देखिए, बुराड़ी में शौर्य संगम राजपूतों का एक कार्यक्रम होता है जिसमें आनंद मोहन को भी बुलाया जाता है। अब दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में वो यूजीसी पर बोलते हैं और यूजीसी पर भी फिर बात करते हुए वो दोबारा से ललन सिंह, संजय झा पर निशाना साधते हैं। अब थोड़ा पहले से वो नीति नवीन की तरफ भी कहते हैं कि बिहार में स्वर्ण जाति के ये नेता भी हैं। आप लोग वो अपनी जाति के लोगों को संबोधित करते हुए बोलते हैं, वो राजपूत समुदाय के लोगों को संबोधित करते हैं कि जी यूजीसी के मामले पे आप हमसे तो सवाल पूछते हैं, आप हम पे तो सवाल उठाते हैं कि आप सवाल क्यों नहीं उठाते। लेकिन पूछा तो इनसे भी जाए, ललन सिंह से भी पूछा जाए, संजय झा से भी पूछा जाए और नितिन नवीन से भी पूछा जाए कि भाई यूजीसी के मामले में जहां सवर्णों के हितों का टकराव आता है वहां पर ये लोगों का, इन लोगों का स्टैंड क्या है और ये लोग अपने स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। देखिए, पूरा जो स्टेटमेंट का दौर है, जो कहने का दौर है, वो एक अहम की चोट है। आनंद मोहन कोई ऐसे नेता नहीं रहे हैं कि जो पकड़ कर चलने वाले हों। ये अपने आप में एक बाहुबली नेता रहे हैं और काफी दबंग नेताओं में इनकी शुमारी रही है। पुरानी जो सरकारें रही, चाहे वो राजद की सरकारें रही हो या वो जदयू की सरकारें रही हो, उसमें भी इनकी मान मनोबल रही है। लेकिन एकाएक ये अर्श धीरे फर्श की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनकी पूछ नहीं है और इसी पूछ के चलते ये अपना एक अलग लॉबी को, अपने एक कैडर को अपने साथ, अपना पीछे लेकर चलना और उनका नेता बनने की जुगत में ये लगातार इनके ये बयान आ रहे हैं। जी सुजीत जी। हाँ, 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 और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जैसा आपने भी कहा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अर्श से फर्श पर गिर जाए। वैसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आपकी पत्नी सांसद हैं, आपका बेटा विधायक है और आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक जो है भविष्य है उनका। इसके बावजूद अब आप उसी राह पर निकल पड़े जैसा बहुत पहले आपने किया था, एक अलग पार्टी बना ली थी और सोचा था कि चलो सवर्णों की ये पार्टी रहेगी, लोग बहुत तवज्जो देंगे। हुआ क्या? आप एक कैंडिडेट नहीं जिता पाए अपनी पार्टी से। आखिरकार जब आपकी बात समझ में आ गई कि भैया ऐसे राजनीति नहीं होगी, तो आपने फिर कभी आरजेडी का दामन थामा, अब जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से उसी राह पर निकल पड़े कि बस सवर्णों की राजनीति, राजपूतों की राजनीति, सवर्णों में भी राजपूतों की राजनीति और खुद को जी जी राजपूत समुदाय का बड़ा नेता साबित करने की कोशिश। ये अलग बात है कि भाई यहाँ पे श्रेयसी सिंह भी मौजूद है, लेसी सिंह भी मौजूद है, तमाम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर राजपूतों की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी मौजूद हैं, राजपूतों की अगुवाई कर रहे हैं वो। तो ऐसे हालात में जब आप पहले से ही अप्रासंगिक हो चुके हैं, आपको बहुत तवज्जो मिल नहीं रहा, आप भले बाहुबली और दबंग की छवि बना करके रखे हुए हो, लेकिन अब जो दौर था आपका वो दौर था, अब वो दौर है नहीं। तो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए आनंद मोहन उतना अच्छा है। और जिस तरीके से वो 8-10% जो राजपूत समुदाय की अगुवाई करने की बात कर रहे हैं, एकजुट होकर के उनके पास तो आना नहीं है। और अगर बहुत कुछ हो जाएगा कि राजपूत समुदाय एकजुट होकर के उनके पीछे आ गए और बाकी लोग कट गए, तो ये जो दो लोग इनके परिवार से एक केंद्र की राजनीति और एक प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, वो नजर नहीं आएंगे। ये बात जितनी जल्दी हो, ये बात आनंद मोहन को समझ लेना चाहिए। और सीधे सीधे जो वार किया, आप ललन सिंह पर वार कर रहे हैं, आप संजय झा पर वार कर रहे हैं, आप नितिन नवीन पर वार कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि भाई ये सवर्ण है तो ये क्यों नहीं जवाब देते। तो भाई जब ठेका आपने ले लिया कि भाई राजपूतों की अगुवाई आप करेंगे, तमाम, अब देखिए चाहे बुराड़ी की बात कर लें या फिर सीतामढ़ी में जो जिस तरीके से सम्मेलन हुए, सारे वहां पे महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप बोलते हैं, यहाँ पर भी क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम होता है। यानी कि आप ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं, लगातार एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम सवर्ण समाज के अगुवा नेताओं में से, हम खास करके क्षत्रिय समाज में हमें पहचान मिलनी चाहिए, हमारी छवि बड़ी हो रही है। लेकिन आपको नहीं लगता दीपक जी की एक बड़ी भूल की ओर फिर से बढ़ रहे हैं आनंद मोहन? जिस तरफ जाना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षा लेकर के बैठे हुए हैं कि राजपूतों का एक मान्य जो है नेता बन जाए या फिर क्षत्रिय समाज का आगे बढ़ जाए, सवर्ण समाज को आगे लेकर के चल जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने आपने भी पीछे कहा कि इनकी पत्नी जो है लवली मोहन, लवली मोहन जो है
वो लवली सांसद है। आनंद। इनके पुत्र जो है, हाँ लवली आनंद, सॉरी माफ कीजिएगा, लवली आनंद जो है वो सांसद हैं और इनके पुत्र चेतन जो है वो भी विधायक हैं। अब ये किस तरह हम्म, की राजनीति चाह रहे हैं? अब असल में समस्या यह है, हम्म, अहंकार और अहम की भूख वो शांत नहीं, और यही वो हम्म, इनको नजर, इनको शायद जो ये पीछे का इनका अनुभव रहा है कि अलग पार्टी इन्होंने गठित कर ली थी और इन्होंने ये प्रयास किए थे कि शायद इस बार मैं एक छोटे दल के तौर पे ही, लेकिन बिहार में छोटे छोटे दलों की भी, क्योंकि बिहार की राजनीति, जातिगत राजनीति एक अलग तरीके से ट्रेंड करती है। तो इनकी इनका इनका से तो यही था कि ये एक अलग पार्टी अपनी गठित करेंगे और कुछ होगा, लेकिन पीछे नहीं हुआ। लेकिन अब इनके सामने एक बड़ा संकट ये आ गया है कि ये सरकार में भी रहे, लेकिन सरकार में इन्हें कुछ मिला नहीं। और अब जिस तरह के इन्होंने बयान दे दिए, जिस तरह से इन्होंने लगातार हमलावर अंदाज में बातें कर दी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में या तो लोकसभा में इनके घर परिवार का कोई सदस्य टिकट पा पाएगा और विधानसभा में भी बामुश्किल ही इन्हें टिकट मिलेगा। तो ऐसे में क्या हम्म, ये दोबारा से अपने पुराने फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत लगाते हुए नजर आ रहे हैं? शायद, शायद ये दोबारा से, जैसे आपने भी बात कही और हम भी ये बात कह रहे हैं कि ये स्वर्णों के नेता नहीं, ये राजपूतों के एक बड़े नेता बनकर वहां उभरने की जुगत लगाते नजर आ रहे हैं। सारे जो इनकी वो है, वो स्वर्ण समाज से ना होके, सवर्ण से ना होके, रादर देन वो राजपूतों पर एम्फसाइज थोड़ा सा ज्यादा है। ये बिहार हम्म, के राजपूत जो हैं उनका, उनके नेता बनना चाह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सीधा टकराव करते हुए ये अपने आप को दर्शाना भी चाह रहे हैं कि देखिए, मैंने पार्टी के अंदर रह के आवाज बुलंद की, मैं दबने वाले नेताओं में से नहीं हूं। और यही यही राजपूतों का एक से भी रहा है कि राजपूत समाज के लोग हम्म, अमूमन थोड़े से प्रो होते हैं, वो मुखर होते हैं, वो बहुत ज्यादा शोषण वोषण इनमें बिलीव नहीं करते हैं। तो वो मुखर होते हैं या तो हट जाते हैं, आगे आके बात कहते हैं, और ये वही अपनी छवि जनता के सामने भी रख रहे हैं, पार्टी के सामने भी रख रहे हैं, हम्म, और अपने लोगों के बीच भी रख रहे हैं कि आपका अब सो कॉल्ड नेता जो है वो अब मैं हूं। और भी जो नेताओं की बात आ रही है, जैसे आपने लेशी सिंह की बात करी, श्री सिंह की बात करी, संजय कुमार की बात करी, राजीव प्रताप रूड़ी की बात करी, तो ये लोग इतने मुखर होके इनके लिए बात करते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आनंद मोहन कैसे बात करते हुए आ रहे हैं? आनंद मोहन खड़े हो रहे हैं, सवर्ण समाज के लिए खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो राजपूत समाज के लिए खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो ये यही चाहते भी हैं कि मेरी छवि ऐसी बने। हम्म, देखिए, जब काउंटर जदयू ने करना चाहा तो उन्होंने कैसे लेसी सिंह को और संजय कुमार को इनके बयान पे काउंटर अटैक करने के लिए बोला गया, तो वो कहीं ना हम्म, कहीं इन पे काउंटर कर रहे थे। लेकिन इनकी छवि, इनका दूसरा फिर बयान जो है वो इतना प्रो आया कि वो जो और पहले वाले आरोप जो थे वो व्यक्तिगत पार्टी और इंडिविजुअल हम्म, नेताओं पर थे, पर अब एक व्यवस्था पर है, और व्यवस्था पर अब बोलने से शायद लेसी सिंह भी बचेंगे, संजय कुमार भी बचेंगे, राजीव प्रसाद रूडी भी बचेंगे, हम्म, और सब इस यूजीसी के मामले पर बोलने से बचेंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपना झंडा बुलंद कर ही दिया, ये मुखर तरीके से और एग्रेसिव तरीके से बोलते हुए नजर आएंगे, ये यूजीसी को भी घेरेंगे, ये आने वाले समय में हम्म, और भी इस पे बातें कहेंगे, और इस तरह की बात बयान इनके बिल्कुल, आगे भी नजर आएंगे, क्योंकि इनको अपनी हम्म, आगे की सियासत का अब आधार ही ऐसे बयान और इस तरह की राजनीति इनको फलदायी हो, इसलिए इनके स्टेटमेंट इस तरह से नजर आ रहे। हाँ, अब देखें, जैसे बिहार में अगर यहाँ की राजनीति के फ्लैशबैक में जाए, एक दौर वो भी था जब आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों के बीच में अदावत हुआ करती थी, और जी उस दौर के जो दोनों नेता हैं, दोनों ही अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं, और यही वजह थी कि दोनों के जी बीच में अदावत भी हुआ करती थी। आज के दौर में भी, आज की राजनीति में भी दोनों बड़बोले के तौर पे ही जाने जाते हैं। पप्पू यादव को देख लीजिए, उनके बयान देख लीजिए, वो ऐसे बयान देते हैं जिससे खुद उनकी पार्टी गिरती नजर आती है। हालांकि वो है निर्दलीय, लेकिन चूंकि समर्थित हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस को ही घेरने घेरने में जुट जाते हैं। उसी तरीके से आनंद मोहन का भी बयान ऐसा ही नजर आ रहा है। अब खास तौर से जो यूजीसी को लेकर के इन्होंने बयान दिया, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी को लेकर के जो पूरा एनडीए थोड़ा बैकफुट पर है। इस चीज को लेकर के जी बीजेपी की खूब किरकिरी हो चुकी है, पूरे एनडीए की किरकिरी हो चुकी है, और बहुत मुश्किल से डैमेज कंट्रोल किया गया। नहीं तो उसका असर बिहार के चुनाव में भी दिखता, और उसका असर, अगर इस तरीके से उठाया गया मुद्दा, तो उसका असर यूपी के चुनाव में भी दिखेगा। लेकिन बहुत मुश्किल से डैमेज कंट्रोल किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में फाइल दबा दी गई, या यूं कहे कि उस पर सुनवाई चल रही है, उसके ज्यूरिडिक्शन में चीजें चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जिस तरीके से फिर से उस
यूजीसी के जिन को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि बिल्कुल बागी सुर में आ चुके हैं। उनको पता है कि वे कौन सा जो नस है वो दबाना है, कौन सा दुखती रग है जो बीजेपी और जेडीयू दोनों को असहज कर दे। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि भैया क्या आपके बेटे को उनकी प्रतिभा के अनुसार पारितोष नहीं दिया गया? क्या आपकी पत्नी कितनी प्रतिभावान है, कितनी बड़ी जननायक है, कितनी बड़ी नेता है, सबको पता है। क्या उनको समर्थन नहीं मिला? क्या उनके पीछे जेडीयू खड़ी नहीं रही? क्या उनके पीछे बीजेपी खड़ी नहीं रही? सब कुछ जानते बूझते। अब आनंद मोहन जी जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, यह भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों एक कयास लगाया गया था कि आनंद मोहन जिस तरीके का रुख अपना रहे हैं, हो सकता है कि तेजस्वी यादव इनसे संपर्क करना चाहे कि भैया आप अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हालात ऐसे हैं कि आनंद मोहन उनके साथ जुड़ने का भी रिस्क नहीं उठा सकते, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास देने के लिए, इनको देने के लिए कुछ नहीं है, खाली झोला है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो आनंद मोहन सिंह को यह पता है कि भैया मुझे रहना एनडीए के साथ में है, तो आखिरकार इतनी झुंझलाहट। और उनको यह भी पता है कि राजपूत समुदाय, क्षत्रिय समुदाय, यहां पर वैकेंसी वैसी नहीं है कि आप बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। और ऐसे दौर में जब आप उठती हुई राजनीति में जब आप नहीं बन पाए, तो अब गिरती हुई राजनीति जो आपकी है आने वाले दिनों में, और आप बहुत ऊपर नहीं जाने वाले, आप नीचे आएंगे। ढलती उम्र के साथ में राजनीति भी ढलने लगती है। और सबसे बढ़िया ये होता है कि आप जो अपनी राजनीतिक विरासत अपने पत्नी को सौंपा था, अब वो विरासत धीरे धीरे चेतन आनंद के हाथ में आने लगी है। तो उनका हाथ मजबूत कीजिए ना। आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये मुश्किलें जो बीजेपी और जेडीयू के लिए खड़ी होंगी, बल्कि मुश्किलें जो है इनके दोनों परिवार के सदस्यों के लिए भी खड़ी हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चेतन आनंद खुद को इनसे अलग करता हुआ नजर आए। हालांकि जो बुराड़ी में कार्यक्रम हुआ उसमें अंशुमन आनंद जो इनके छोटे बेटे हैं वो उनके साथ मौजूद थे। तो एक छटपटाहट मैं आपसे जानना चाहूंगा दीपक जी कि एक छटपटाहट क्या ये है कि वो अपने अब दूसरे बेटे को भी धीरे धीरे राजनीति में सेट करना चाहते हैं। एक बेटा तो सेट हो गया, अब दूसरे बेटे को कैसे सेट करेंगे उसके लिए पूरी जमीन तैयार कर रहे हैं। जी देखिए, आनंद मोहन के एक करीबी हैं, हमारे मित्र हैं। हमने उनको कल रात कुछ किसी परिप्रेक्ष्य में कॉल किया था, तो बताया गया कि इस कार्यक्रम में ये आनंद मोहन आए थे, उसके बारे में बताया गया। लेकिन हमने उनसे जब सवाल पूछा कि आज 27 तारीख है और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लालू यादव के पोते का आज एक बड़ा एक मतलब समारोह मनाया जा रहा है, जन्मदिन है, पर वो मनाया विपक्ष का पुरोजरा है। तो हमने क्या पूछा कि क्या उनको भी न्योता आया है, क्योंकि वो लालू के पुराने करीबी, मतलब अच्छे उसमें रहे, संबंध उनके रहे उनके साथ, कि क्या उन्हें भी न्योता है। तो ये बातें गोल गोल हो गई। लेकिन ये देखा तो जाएगा कि क्या आज शाम को जो ये समारोह है, क्या इसमें आनंद मोहन भी शरीक हो रहे हैं? ये एक बात। अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय के बहुत सियासी समीकरण जो हैं या सियासी जो चालें हैं वो बहुत कुछ खुलती हुई नजर आएंगी। दूसरी चीज समझिए, देखिए आनंद मोहन जो है जिस मिथिलांचल के इलाके से आते हैं, वहां का उस इलाके में इनका प्रभाव अच्छा खासा है और ये मानना भी पड़ेगा। और इस चीज को एक्नॉलेज हर पार्टी करती भी है। हमें ये भी बताया गया, जो कल बात हुई तो इनके पार्टी के ही इनके करीबी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही आनंद मोहन बिहार में एक पूरा बड़ा अभियान शुरू करने वाले। अब वो अभियान की शुरुआत ये नालंदा से करने जा रहे हैं और ये बिहार के उसके बाद एक पूरे दौरे पे निकलेंगे और ये 1 to 1 करेक्ट करेंगे, ये अपनी पूरी एक यात्रा निकालेंगे। देखिए यही वो बातें हैं जिनको अभी हम पीछे कह रहे थे कि ये अपनी एक नई आइडियोलॉजी के साथ, अपनी एक नई रणनीति के साथ, अपने एक नए प्लान के साथ इस बार ये स्टेटमेंट दे। दूसरा पॉइंटर आपने रखा कि देखिए बड़ा बेटा इन्होंने जदयू के उससे कर रखा है और वो सरकार में भी है, और छोटे बेटे को, क्या छोटे बेटे को सेटल करने की तैयारी है? तो हाँ, राजनीति में हमेशा जो होता है वो जो परिवार लेगेसी राजनीति जो होती है वो पूरे उसमें समय बराबर बराबर बांटी जाती है। आनंद मोहन की ये भी एक चिंता हो सकती है कि हमने अपना एक बेटा तो सियासत में अच्छे से सेट कर दिया है, अपने रुकाब से, अपने रसूख से, अब छोटे वाले की बारी है। तो छोटे वाले की बारी में हमें उतनी मजबूती मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो छोटे के लिए कई नए स्टैंड खड़े किए जाएं, नए
एजेंडास बने जाएं, नए परसेप्शन पे काम हो, नए नैरेटिव सेट किए जाएं और उन सारे उसके बीच कुछ ऐसे ऑफर जो उनके पास आए उसमें वो अपने दूसरे बेटे को भी सेट करते नजर आए, ताकि पूरा परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार एक बनता हुआ नजर आए और वो लेगेसी जो है आनंद मोहन के साथ की ना जो वो आगे भी कैरी होती जाए। अगर आनंद मोहन बिहार में एक जो अभियान की बात हम कह रहे हैं कि एक राजनीतिक अभियान शुरू करने वाले हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या वो स्ट्रेटेजी प्योर और प्योर यूजीसी के खिलाफ होगी? क्या वो सवर्णों की पूरी एक राजनीति और सवर्णों के जो मुद्दे हैं जिसमें यूजीसी एक बड़ा काउंटर पार्ट होगा? मैं अभी ये बात कह रहा हूं कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये जो अपना सो कॉल्ड इनके सोर्सों ने जो बताया है कि वो एक एक राजनीतिक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं आपको यूजीसी नजर आएगा, उसमें स्वर्ण की राजनीति नजर आएगी, उसमें यह बात भी नजर आएगी कि इतने सालों के बाद अभी भी जो है जो सवर्ण है वो सवर्ण बिहार की सियासत पे अब नहीं आ पा रहे हैं। कुर्मी और क्या कहते हैं कुशवाहा, ये लव कुश जो समीकरण है यही लगातार बना हुआ और पीछे जिस तरह से यादव परिवार रहा, तो ये कुछ ना कुछ जो एक पका रहे हैं, ये आंच जो बढ़ा रहे हैं, ये दूर एक खिचड़ी पकाने की तैयारी है, जिसके चलते ये अपने बयानों से अभी खिचड़ी पकाने के लिए आंच को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये इस आंच को और बढ़ाते हुए नजर आएंगे अपने बयानों के जरिए, क्योंकि इन्होंने अपनी सियासत को अब एक नए रंग से, एक नई रणनीति से आगे की तरफ लेकर जाना। अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए इनका जो जनाधार है वो सीमांचल वाले जो कुछ इलाके हैं, चाहे वो सुपौल की बात करें, सहरसा की बात करें, मधेपुरा की बात करें, तो वो इलाका इनका अपना माना जाता है, वहाँ बड़ा जनाधार है। अगर हम इनके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शिवहर इनका पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र रहा, वहाँ पर बड़ा जनाधार है इनका। अब अगर हम इनकी पत्नी की बात करें तो सीतामढ़ी से वो जनाधार जुटा रही हैं। इनके पुत्र की बात करें तो वो नबीनगर से है। तो ये सारे इलाके छोड़ करके जहां पर इनका बड़ा जनाधार है, अचानक नालंदा आना, नालंदा से अपने अभियान की शुरुआत करना। नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, हरनौत से वो कभी चुनाव लड़ा करते थे नीतीश कुमार। तो ऐसे हालात में क्या ये भी एक संदेश देने की कोशिश है कि हम तो नीतीश कुमार के गढ़ से शुरुआत करेंगे, जबकि जनाधार इनका कहीं और है। अब शुरुआत में कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, कितने लोग इनके साथ जुड़ेंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन जो सीमांचल या यूं कहें कुछ हिस्सा मिथिलांचल, उसको छोड़ करके मगध में आना और यहां से परचम लहराना, ये क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए रणनीति तो वही है और इसी रणनीति के तहत इन्होंने नीतीश कुमार और निशांत दोनों पे हमला बोला। इनके हमले की शुरुआत हुई थी जब निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, तो इन्होंने बोला कि भाई इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया जिन्हें खुद डॉक्टर की जरूरत है, पिता पुत्र दोनों को डॉक्टर की जरूरत है और ये दोनों बीमार हैं। इन्होंने निशाना पहला ही निशांत कुमार पे साधा, नीतीश कुमार पे साधा और उसी को कैरी करते हुए या उन्हीं की जमीन से अपनी उसको अपनी आगे जो राजनीतिक अभियान है उसको आगे कैरी करने की एक रणनीति बना रहे हैं। अब इनकी रणनीति के कोर पॉइंट क्या है? क्या ये सही में केवल सवर्ण की सियासत करने जा रहे हैं या ये जदयू को और बड़े डेंट पहुंचाने जा रहे हैं? देखिए इन्होंने आरोप लगाया था कि जदयू में थैली लेकर मंत्री पद बांटे जा रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट क्या उस पर उन्होंने कोई दूसरा काउंटर पार्ट रखा तो नहीं था। इनको सब इनके स्टेटमेंट को काउंटर पार्ट करते हुए या सपोर्ट करते हुए, काउंटर पार्ट न करते हुए सपोर्ट करते हुए राजद का एक फोटो जारी हुआ। राजद के एक शक्ति यादव हैं, अगर उन्होंने वो फोटो जारी करा तो उन्होंने ये फोटो जारी करते हुए ये बात कही कि देखिए ललन सिंह और संजय कुमार, इनको ये ब्रीफकेस सूटकेस जो है ये थमाया जा रहा है और ये प्रूफ है कि जो थैली वाली बात आनंद मोहन कर रहे थे वो पुष्ट है। उसी के थोड़ी देर बाद उनकी पुत्री जो विधायक है उन्होंने वो सूटकेस का पहले वाला फोटो बताया कि ये मिथिलांचल की जो एक परंपरा है जिसमें वस्त्र दिए जाते हैं, वो उन्होंने उस तरह का पूरा एक हवाला देते हुए उस मामले को पैचअप किया, उसे एक तरह से क्लोज किया कि ये कोई सबूत नहीं था, ये बेमतलब का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो देखिए निशाना तो साधा जा रहा है और निशाना कुछ चुनिंदा लोगों पे स्पेसिफिक साधते हुए नजर भी आया जा रहा है। उसमें वो निशांत कुमार नहीं है, भले उतने नहीं है, नीतीश कुमार है, ललन सिंह है, संजय झा है और ये वही चीजें हैं जो दिल्ली की तरफ झुकी हुई है। दिल्ली चले गए हैं नीतीश कुमार, दिल्ली में ही ललन सिंह केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है, संजय झा भी उसी तरह से राज्यसभा में है।
तो ये दिल्ली धड़े पे निशाना साध रहे हैं बहुत प्रबल तरीके से। नितिन नवीन भी जो है जब वो यहां से दिल्ली चले गए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तब उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। लेकिन ये अपनी जो इधर की लॉबी है, इधर की लॉबी पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो एक सियासी समीकरण, एक कोई सियासी रणनीति तो ये बनाए हुए बैठे हैं, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये जो आग लगाने वाले स्टेटमेंट है, ये जो अभी सियासत को गरमाने वाले जो स्टेटमेंट है, इस गर्माहट से ये अपनी कैसी खिचड़ी पकाएंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कह देना, कोई भी स्पेकुलेशन करना, किसी भी तरह की एक कयास लगाना, वो वेग हो जाएगा, इसलिए कयास नहीं लगा रहे। लेकिन हाँ, इस तरह की पूरी एक 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 एक, एक ऐसा नजर आ रहा है कि आनंद मोहन अपनी सियासत में जिस तरह का एक प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं, वो है ऐसा ही कि वो सवर्णों की राजनीति के तौर पर अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए ये यूजीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये राजपूतों के नेता बनने की जुगत में लगेंगे और एक बड़ी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में ये एक राजनीतिक अभियान के तहत सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। जी। अब कुल मिलाकर के बात यही है कि आनंद मोहन को ऐसा लगता है कि भाई जेडीयू में कोई भी बड़ा राजपूत समुदाय का नेता नहीं है और ये भी दावा करते हैं आनंद मोहन कि भाई बिहार में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हैं। तो राजपूत विधायक अगर हैं इतने ज्यादा तो उनको जो प्रतिनिधित्व है वो मिलना चाहिए, मंत्रालय, बड़े मंत्रालय मिलने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई झुंझुना पकड़ा करके आप राजपूतों को समझा लेंगे। यही वजह है कि वो चाह रहे हैं कि ये जो वैक्यूम एक क्रिएट हो रहा है राजपूत समुदाय का और एक आक्रोश भी जो दावा करते हैं आनंद मोहन की एक आक्रोश भी है, तो उसको कैसे भुनाया जाए, किस तरीके से आगे लाया जाए। क्योंकि दावा तो ये भी करते हैं आनंद मोहन की जब जरूरत थी नीतीश कुमार को तो मेरे बेटे ने बगावत की और बगावत करके भाई आपको सपोर्ट किया, तो इसका फायदा, उसका इनाम तो कुछ मिलना चाहिए था। युवा पीढ़ी है और आप केंद्र की राजनीति करने गए, अपने बेटे को तो सेट कर दिया, मेरे बेटे को अधर में छोड़ दिया आपने, जबकि मुश्किल वक्त में हम लोग काम आए थे। तो कुल मिलाकर के महत्वाकांक्षा आनंद मोहन की यही है कि उनको तवज्जो दिया जाए, राजपूतों के नेता के तौर पर उन्हें एक कह लें कि भाई दे दिया जाए कि भाई ठीक है आप राजपूतों के नेता हैं और आपको जो भी वाजिब हक आपका बनता है वो आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो छटपटाहट है आनंद मोहन की वो यही निकल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।